हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1। और आज से हम इस न्यू बुक को शुरू कर रहे हैं 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस को। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस की 8th क्लास की बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं और इन सभी प्लेलिस्टों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं 8th क्लास की प्लेलिस्ट को मैं, और आपको वहां पर सारे चैप्टर मिल जाएंगे। देखिए, मैंने एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में करा रही हूँ। पहले किसी चैप्टर को मैं थ्योरी को समझाती हूँ और बाद में उसी चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और बहुत आराम आराम से पढ़ाया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 6th क्लास में हैं तो आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर देखें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर सर्च करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे चैप्टर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लगाए हुए हैं। सब मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं। थंबनेल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से है ये और कौन सी बुक का वीडियो है। तो आप प्लीज 2 मिनट का टाइम निकाल के प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए कि किस तरह से पढ़ाया गया है। आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ये 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की। तो इस चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। यानी कि विविधता क्या होती है। विविधता क्या होती है कि कोई भी 2 चीज है या 2 से अधिक चीजें उनका असमान ना होना, उनका अलग अलग होना, क्या होता है, विविधता होता है। मतलब 2 लोग एक दूसरे से भिन्न है, ये क्या है, एक तरह से विविधता है। जैसे अगर हम विविधता को बहुत डिटेल में पढ़ें तो विविधता क्या है। जैसे आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 6th क्लास में कम से कम आपकी क्लास में 30-40 बच्चे होंगे ही होंगे। आप प्राइवेट में हैं तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं बच्चे। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो 40 से ज्यादा ही मिलेंगे आपको, कम तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा बच्चे होते हैं। तो आपकी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं। उन सभी बच्चों की प्रतिभाएं अलग अलग हैं। कोई हिंदी में अच्छा है, हिंदी अच्छी आती है उसको बोलनी, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है। एक ही क्लास के बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे हैं, लेकिन सबका इंटरेस्ट अपने अलग अलग सब्जेक्ट में, सब अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास सारे ही सब्जेक्ट में अच्छी होगी। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्टों में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्टों में अच्छे होंगे। यानी कि सभी बच्चे प्रतिभा के तौर पर एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास एक जैसी होगी। वहीं अगर आप उनके खान पान को देखें तो सबके घर में खाना बनाने का तरीका अलग है। सबके घर में अलग अलग डिश बनाई जाती है ना। अलग अलग धर्म से आ रहे हैं वो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अलग अलग धर्म के बच्चे हर क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, भिन्नता है, ये क्या है, विविधता है, ठीक है। जो एक दूसरे से हम लोग भिन्न भिन्न है, देखने में, बोलने में, चालने में, किसी भी चीज में, तो वो क्या होगी, भिन्नता हो गई या विविधता हो गई। आपको समझ में आ गया होगा विविधता क्या है, कि जो लोग हैं उनका आपस में अलग अलग होना, मतलब उनकी चाल ढाल, बोल चाल, ये सब अलग अलग होना क्या हो गया, विविधता हो गई। जैसे सभी लोग आपकी क्लास में सभी लोग प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते होंगे। कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अपनी उनकी क्षेत्रीय भाषा का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा भी बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके घर में इंग्लिश बोली जाती है। तो जिसके घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे की लैंग्वेज वैसी ही होगी। तो इसी वजह से एक ही क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के ही बच्चे हैं, 40-50 बच्चे, लेकिन हर बच्चा अपने आप में अलग है। हर बच्चे का जो पढ़ाई का तरीका है वो अलग है, प्रतिभाएं अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, धर्म अलग है, उनके डांस अलग हैं, मतलब उनके गाने अलग हैं। सब चीज उनकी क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या हो गई, विविधता हो गई। आपको समझ में आ गया ना विविधता क्या होती है। अब देखिए, आपकी ही बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है कि समर नाम के 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। दोनों ही व्यक्ति रेड लाइट पर मिले हैं। तो एक समर जो 1 है वो कम उम्र का है, सॉरी ज्यादा उम्र का है, और जो समर 2 है वो कम उम्र का है। दोनों के धर्म अलग अलग हैं, नाम एक जैसे हैं समर, इसलिए उन दोनों में दोस्ती होगी। दोनों के धर्म अलग अलग हैं, एक हिंदू धर्म से है, एक मुस्लिम धर्म से है, ठीक है। तो दोनों की सोचने का तरीका अलग अलग है, दोनों की बात करने का तरीका अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में दोस्ती हो गई है। तो मतलब ये कहानी हमें ये बताना चाहती है कि भिन्नताएं किस तरह से होती हैं। दोनों का नाम एक है लेकिन वो बहुत सारी चीजों में भिन्न है, और भिन्न होने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। आगे इसमें एक शब्द आया है सांप्रदायिक दंगे,
ठीक है। सांप्रदायिक दंगे एक शब्द आया है, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं कि धर्म को लेकर जब हमारे बीच आपस में लड़ाई होती है, धर्म को लेकर, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, सिख ईसाई लड़ते हैं, मतलब जो लड़ने का जो मेन मकसद है वो क्या है, धर्म की वजह से हम लड़ रहे हैं, तो क्या होंगे, वो सांप्रदायिक दंगे होंगे। यानी कि हम अपने धर्म को अच्छा मान रहे हैं, अपनी चीजों को अच्छा मान रहे हैं, दूसरों की चीजों को गलत मान रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे। और हमारे देश में ज्यादातर सुनने को मिलता है, जैसे हिंदू मुसलमानों के दंगे हो गए, या हिंदू सिखों के दंगे हो गए, या फिर ईसाई और मुस्लिमों के दंगे हो गए। तो इस तरह से दंगे आपको सुनने को मिलते हैं, तो इन दंगों को क्या बोलते हैं, हम सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। यानी कि धर्म की वजह से वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो कि एक गलत चीज है। हम लोग सब लोग क्या है, भारतीय हैं, और हमको सबके साथ भाई भाई का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आजादी है हमें भीख में नहीं मिली है, हमें पुरस्कार में नहीं मिली है, हमें गिफ्ट में नहीं मिली है, ये हमने लड़ी है, इसके लिए जंग लड़ी है, बहुत लंबी जंग लड़ी है। और किसी भी धर्म के लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनके पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए आज हमारा देश स्वतंत्र है। हर धर्म के लोग उस टाइम पे लड़े थे, 1857 से 1957 तक 100 साल तो अच्छे से युद्ध चला है, और हर धर्म के लोग लड़े हैं इस आजादी के लिए। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से बात करनी चाहिए, और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी तो हमारा भारत श्रेष्ठ बनेगा, ठीक है ना। हमें अपने भारत को इतना ज्यादा श्रेष्ठ बनाना है कि पूरा विश्व समझे कि इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी भारत में कितनी ज्यादा एकता है, भारत के लोग कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अब आपने जान लिया ना कि विविधता क्या होती है। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाती है विविधता। अब देखिए हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है, और कोई भी एक व्यक्ति में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी क्वालिटी एक ही व्यक्ति में हो। जैसे अभी मैंने 6th क्लास का उदाहरण दिया, तो आपकी क्लास में अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रतिभा है उनके अंदर। मान लीजिए किसी को हिंदी अच्छी आती है, दूसरे दोस्त को इंग्लिश अच्छी आती है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसको मैथ अच्छा आता है, आपको हिंदी अच्छी आती है, तो आप उससे मैथ सीख सकते हैं, वो आपसे हिंदी सीख सकता है ना। अब कोई और दोस्त है, उसको ड्राइंग अच्छी आती है, तो आप उससे ड्राइंग सीख सकते हैं, और सीखते भी हैं बच्चे। बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं, टीचर से नहीं, आपस में सीखते हैं। जैसे किसी को गाने गाने की प्रतिभा है, अच्छे से वो गाना गा लेता है, तो आप उससे सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमारे जो क्लास होती थी, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, लगभग लगभग 100 के लगभग बच्चे होते थे एक ही क्लास में, है ना। 100 लड़कियां होती थी एक ही क्लास में। तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, डांस करते थे। तो जो डांस है, जैसे कोई लड़की गर्ल्स कॉलेज में तो बहुत खुलापन होता है, बहुत मौज मस्ती से रहती हैं लड़कियां, या जैसे बॉयज बॉयजों का स्कूल होता होगा तो वो भी रहते होंगे इस तरह से। तो मेरा गर्ल्स कॉलेज था, तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारा लंच होता था, हम लोग डांस करते थे। तो अब कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको देख के सीख रहे हैं। तो क्या हुआ, सब लोग विविध हैं, इसलिए एक दूसरे से चीजों को सीख रहे हैं। अगर सब लोग एक जैसे ही होते तो एक दूसरे से कुछ नहीं सीख पाते। अब जैसे मैं हिंदू हूं, तो मेरी जो फ्रेंड थी, मुस्लिम भी थी और सिख भी थी। तो मैं अपनी फ्रेंडों से सीखती थी कि भाई तुम्हारे धर्म में किस तरह से चीजें होती हैं, गुरुओं ने क्या क्या शिक्षा दी है। उसी तरह से मुस्लिम धर्म की चीजों को सीखती थी, तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है, किस तरह से चीजें होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। यहाँ तक कि मैंने पंजाबी लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी मेरे को आती है, क्योंकि मेरी फ्रेंड सिख थी, तो मैंने उससे सीख लिया था। उसी तरह से मैंने उर्दू में भी सीखने की कोशिश की थी। जैसे मेरी फ्रेंड जो मुस्लिम थी, उसको गणेश भगवान की पूरी आरती आती थी, उसने हम लोगों से सीख ली थी। उसको बहुत इंटरेस्ट था हमारे यहाँ के लोकगीतों को सीखने का, और उसने कई सारी आरतियां भी सीख रखी थी। वो पूछती थी कि तुम्हारे यहाँ कैसी चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं। तो हम विविधताओं का या भिन्नताओं का भिन्नताओं से एक दूसरे से सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम विविधताओं का हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अब हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से वो हमको क्या बना रहे हैं, हमारे जीवन को समृद्ध बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती थी, तो मेरी बाकी फ्रेंड भी मेरे साथ डांस करना सीख रही थी, ठीक है। कोई गाना गाना अच्छा आता है, किसी को कुछ अच्छा आता है। तो विविधताओं से क्या होता है, हम सीखते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर विविधता ना हो और बच्चे एक दूसरे से ना सीखे, तो वो जैसे है वो वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन होता क्या है, विविधता है हमारे देश में,
और हमारे आसपास में विविधता है, इसलिए हम तरह तरह की चीजों को सीख लेते हैं, तरह तरह का खाना बनाना सीख लेते हैं, बोलने चालने का तरीका सीखते हैं। आप देखना, एक बच्चा जो स्कूल कभी नहीं गया हो, वो अपने घर में ही रह रहा है, और एक दूसरा बच्चा जो रोज स्कूल जा रहा है, 5 साल बाद दोनों बच्चों में फर्क देखना, दोनों बच्चों के बात करने का तरीका देखना। ठीक है, दोनों बच्चों में बात करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो विविधता में जा रहा है, तरह तरह के लोगों से मिल रहा है, तरह तरह के बच्चों से मिल रहा है, उनसे बात करना सीख रहा है। एक दूसरा बच्चा है जो केवल घर में रह रहा है, तो उसको केवल उतना ही आएगा जितने उसका मम्मी पापा सिखाएंगे, जो चीज नहीं सिखाएंगे वो उसको नहीं आएगी। लेकिन एक जो दूसरा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको सारी चीज आएंगी, क्योंकि वो एक अकेला नहीं है, वो 50 बच्चों से सीख रहा है सारी चीजों को। तो हम इस तरह से अपने आप को, हमारे जीवन को क्या बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं विविधता से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में विविधता। अब देखिए, भारत में हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है, आपने सुना भी होगा। अब देखो, हमारा देश विविधताओं वाला देश क्यों है? अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कहीं देखो पहाड़ है ना। एक मिनट, देखिए, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और यहाँ सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पहाड़ है। जबकि गंगा और यमुना के दोआब में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब के कुछ इलाके, है ना, और हरियाणा में, राजस्थान के कुछ इलाके, ये कैसे हैं, मैदान के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से फसल होती है। अब वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है गर्मियों में 50 से ऊपर हो जाता है, 50 के लगभग हो जाता है, और सर्दियों में माइनस में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में क्या है, गर्म रेगिस्तान है, और लद्दाख में क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी दो तरीके के होते हैं, और दोनों तरीके के हमारे देश में उपलब्ध है। देखो, हमारे देश में बहुत सारी नदियां भी है ना, विविधता वाला देश है। अब देखिए, वहीं देखिए, मैंने ये भौगोलिक संरचना आपको बताई कि हर जगह अलग अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। अब जैसे ये मैदानी इलाका है, सबसे अच्छा इलाका यही है जहां गंगा यमुना का दोआब है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो हमारा जो दक्षिण भारत है वो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और वो किस तरह का भारत है, वो भारत है हमारा पठार से बना हुआ, क्योंकि वो ज्वालामुखी उद्गार से जो ये भूमि है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। तो भारत की भौगोलिक दृष्टि देखो, एक ही देश है, कितनी सारी विविधता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है, जहां दूर दूर तक आपको जानवर देखने को नहीं मिलेगा, इतना बेहद रेगिस्तान है, और कहीं हरियाली है बिल्कुल। अगर गंगा यमुना के दोआब में बात करेंगे तो बहुत सारी हरियाली है। अरुणाचल में बात करेंगे, अरुणाचल, असम, मेघालय, तो वन ही वन है। तो एक ही देश में कितनी सारी विविधता है, कितनी सारी चीजें हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें रहन सहन की, तो हर स्टेट की भाषा अलग अलग है, हर स्टेट के लोगों के पहनने ओढ़ने का तरीका अलग अलग है। वहीं अगर हम बात करें, राजस्थान के कपड़े अलग होते हैं, है ना, गुजरात के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग पहनते हैं, अरुणाचल वगैरह इधर चले जाओगे, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है कपड़े पहनने का। सबके त्योहार अलग अलग है, सब अलग अलग त्योहार बनाते हैं, कहीं होली है, कहीं दिवाली है, कहीं गुरु पूर्णिमा है, कहीं ईद है। तो हर जगह अलग अलग त्योहार बनाए जाते हैं, हर स्टेट में अलग अलग डांस है। और इसके बाद भी क्या है, हमारा भारत कैसा है, विविधताओं वाले देश के बावजूद भी भारत क्या है, एक है, और भारत के सभी लोग भाईचारे से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। छोटे मोटे दंगे कहीं इधर उधर हो जाते हैं लोगों की अपनी गलत मानसिकता की वजह से, लेकिन अगर आप ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत क्या है, संघों वाला देश है, बहुत सारे राज्यों वाला देश है। उसके बाद भी भारत के सभी जो नागरिक हैं बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, कभी भी ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज अलग है तो हमें अलग रहना है, ठीक है, हमें अलग देश बना दो, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग है तो हमें अलग देश बना दो। तो इस तरह से कभी वो नहीं झगड़ते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब समझ में आ गया होगा हमारे देश जो भारत है उसको, भारत को विविधताओं वाला देश क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से वो बिल्कुल अलग अलग है ना, और दूसरा क्या है कि उसमें इतने सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, तो सबका पहनने का ओढ़ने का तरीका या बात करने का तरीका, कपड़े उनके, उनका डांस, उनके गाने, सब कुछ डिफरेंट है। उसके बाद भी क्या है, भारत एक है। तो भारत में एक ही देश में कितनी सारी विविधताएं, और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसमें इतनी सारी विविधता मिलेंगी, जिसमें 28 राज्य होने के बाद भी ऐसे मिलजुल के सब लोग साथ में रह रहे होंगे, और उन सभी राज्यों में अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग उनका तौर तरीके होंगे। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसा पूरे विश्व में केवल और केवल भारत है कि इतनी सारी विविधताओं के बाद भी वो एक है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया ना कि भारत में किस तरह से विविधता है, कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से विविधता है और दूसरा राजनीतिक विविधता है ना, अलग अलग स्टेट में वो बटा हुआ है, फिर भी कैसा है, वो एक है। अब देखिए आगे उदाहरण में दिया हुआ है भारत में विविधता में कि दो स्टेट दिखाए गए हैं और उन दोनों स्टेटों से समझाने की कोशिश की गई है कि भारत में विविधता किस तरह से है। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज समझाई गई है कि एक तो लद्दाख को एक मिनट ब्लैक पेन ले लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, एक तो लद्दाख के बारे में बताया गया है इसमें और दूसरा बताया गया है केरल के बारे में, और ये दोनों ही स्टेट भारत के हैं, ठीक है, दोनों ही राज्य किसके हैं, भारत के हैं। लेकिन इनमें कितनी सारी विविधता है, लद्दाख में किस तरह का कल्चर है, किस तरह का खान पीन है, किस तरह लोग जीवन बसर कर रहे हैं, और केरल में किस तरह कर रहे हैं, दोनों में कितना ज्यादा अंतर है, जबकि ये दोनों ही स्टेट भारत के हैं। तो आइए हम इन दोनों को देख लेते हैं, लद्दाख और केरल को। हम देख रहे थे हम विविधता को कैसे समझे, हम विविधता को समझ रहे हैं ना। अभी हमने देखा कि भारत में एक छोर पर क्या है, आपका लद्दाख है और दूसरे छोर पर है आपका केरल। तो हम पहले लद्दाख के बारे में जानेंगे कि लद्दाख कैसा है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। सबसे ऊपर कौन सा है, लद्दाख, ठीक है, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। लद्दाख भारत के बिल्कुल उत्तर में है ना। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर हैं। देखो, जम्मू और कश्मीर के सबसे ऊपरी वाले छोर पे, यानी कि उस सबसे उत्तर में क्या है, लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख एक अलग स्टेट बन गया है ना। लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है। अब अगर आप नया मैप देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा, है ना। अगर पुराना मैप है तो उसमें जम्मू कश्मीर में ही आपको लद्दाख मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान क्यों है, क्योंकि पूरे वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और कोई भी भूमि रेगिस्तान कब होती है, जहाँ जब उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है पृथ्वी में, यानी कि वहां की ऊपरी सतह में, वहां की मिट्टी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो इलाका रेगिस्तान बन जाता है खुद ब खुद। तो उसी तरह से लद्दाख है। लद्दाख में क्या है, बर्फ जमी रहती है पूरी साल से साल, और गर्मियों में थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है, तो वहां के लोग का जो जीवन है वो थोड़ा बहुत ठीक से चल पाता है। लद्दाख में हमारे भारत में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। लद्दाख से ज्यादा ठंड कहीं नहीं पड़ती है, माइनस में भी टेम्परेचर पहुंच जाता है लद्दाख का। अब देखिए, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। एक खास किस्म की बकरी है, उससे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन। और ऊन कैसे मिलता है उससे, कि वो बकरी होती है जो, जिस बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है, वो बकरी जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो क्या होता है कि उस बकरी के जो बाल हैं वो ज्यादा घने आने लगते हैं। तो जो पश्मीना बकरी को पालते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, जब गर्मियां सी आ जाती हैं, ठंड कम हो जाती है, तो उन बकरियों को लेके वो और ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं जहां पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, उन इलाकों में चले जाते हैं, ताकि ठंड की वजह से उन बकरियों के बाल और लंबे हो जाएं और वो उन बकरियों के बाल उतार कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो वो इस तरह से करते हैं। फिर उस वो जो बकरी होती है उसकी जो ऊन होती है, ऊन क्या, आप उसके बालों को सीधा सीधा पश्मीना बोल सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बालों को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, ऊन बनाई जाती है। और ये जो ऊन होती है वो काफी लाइट वेटेड होती है, बहुत हल्की होती है। मैंने भी देखे हैं इसके शॉल, जब मैं जम्मू कश्मीर घूमने गई थी तब मैंने देखे थे शॉल। तो वो काफी लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन एक ही शॉल की कीमत 30-40 हजार होती है। अगर बहुत अच्छे वाले शॉल लोगे तो 50-60 हजार तक होती है एक शॉल की कीमत, क्योंकि एक शॉल को बुनने में ही कम से कम उनके 1-1.5 महीना लग जाता है एक शॉल को बनाने में, क्योंकि ये क्या है, हाथ से बुनी जाती है। देखो, ये बुन रहे हैं ना, ये मशीनों का काम नहीं है। जो पश्मीना शॉल है ना, वो हाथों से ही बनाई जाती है, तो एक शॉल को बनाने में लगभग लगभग 1 महीना लग जाता है, लेकिन बिकती भी फिर महंगी है वो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के
व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बनी पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना और एवं मांस खाते हैं। देखो आप लोग जो चीज खाते हो ना, पिज्जा में लगाकर और अपने बर्गर में लगाकर, किसी भी स्लाइस सैंडविच में लगाकर, तो ये जो चीज खाते हो आप, है ना, वो कहाँ बनता है? हमारे लद्दाख में बनता है। और ये क्या है? एक तरह का छेना है ना। ये क्या है? छेना है। बहुत ज्यादा फिल्टर करके दही को या दूध को वो इस तरह से चीज बनाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। वहां पर जो पालतू पशु हैं वो क्या है? गाय है, बकरी है। देखो गाय से उन्हें दूध मिल जाता है। बकरी बकरी का क्या यूज है कि वो उससे ज्यादा से ज्यादा ऊन बना लेते हैं, उसके बालों को उतार कर। यहाँ पे बकरी लिखा हुआ है लेकिन भेड़ भी होता है। ठीक है, मेन जो होता है वहां पे भेड़ को ही पालते हैं। यहाँ तक कि वहां पर भेड़ का दूध भी पीते हैं। भेड़ के दूध की चाय भी बनती है वहां पे, है ना। मैंने पी रखी है। गाय के दूध से भी ये टेस्टी होता है भेड़ का दूध। तो गाय पालते हैं और बकरियां पालते हैं, और भेड़ इसमें लिखा नहीं है, भेड़ भी पालते हैं वहां के लोग। भेड़ ज्यादा पालते हैं क्योंकि जो भेड़ है ना उसके ज्यादा घने बाल होते हैं, है ना। और याक होती है। याक किस काम आती है? याक एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ढोने के काम आती है। जैसे हमारे यहाँ घोड़ा है, गधा है, इस तरह से, है ना, वैसे ही वहां पर याक होती है। नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। देखो जो पहाड़ों के बीच समतल जगह होती है उसको हम घाटी बोलते हैं। अगर हम कैमरे से देखेंगे, मतलब फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, तो पहाड़ों के बीच में बहुत छोटी छोटी सी जगह दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर हम वहां पे जाकर देखेंगे उस स्थान पे तो काफी बड़ी बड़ी होती है। मतलब एक गांव आराम से रह सकता है, इतनी बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं। तो जो श्रीनगर है वो क्या है? एक घाटी में ही बसा हुआ है। हम यानी कि चारों तरफ उसके पहाड़ है और बीच में कुछ समतल जगह है, उसको घाटी बोलते हैं। तो श्रीनगर जो है ना वो घाटी में ही है। तो वहां से क्या है? कई सारी घाटियां के रास्ते जुड़े हुए हैं, किससे? लद्दाख से। तो इसलिए लोग लद्दाख, जो व्यापारी हैं वो लद्दाख आते रहे हैं। और एक मेन कारण और भी है, अगर आपको मैं पहले पढ़ाऊंगी, सॉरी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि जो लद्दाख है वहां से एक सिल्क रूट निकलता है, यानी कि रेशमी मार्ग। आप आगे आने वाली एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि सिल्क रूट के बारे में। वो सिल्क रूट क्या है? वो चाइना से, वो कहाँ से? चाइना के जो व्यापारी हैं, चाइना होते हुए, और वो हमारे लद्दाख के ऊपर से गुजर कर कहाँ जाते थे? यूरोप में अपना माल बेचने जाते थे, अरब कंट्रीज में अपना माल बेचने जाते थे। तो जो सिल्क रूट है वो दुनिया का सबसे लंबा रूट है और बहुत पुराना रूट है। तो वहां से क्या होता था? शुरू से ही चला आ रहा है कि चीन के, थाईलैंड के, इनके जो व्यापारी थे ये कहाँ जाते थे? ये लद्दाख होते हुए, लद्दाख से, लद्दाख के ऊपरी छोर से निकला हुआ है वो सिल्क रूट। उसको उसके होते हुए वो कहाँ जाते थे? यूरोप में अपना सामान बेचने जाते थे, अरब कंट्रीज में अपना सामान बेचने जाते थे। ये एशिया का सबसे बड़ा वो है, रूट है। और इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ गया है? इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ गया? वो इसलिए पड़ गया कि ज्यादातर जो चीजें बेची जाती थी वो रेशम ही बेचा जाता था, कच्चा रेशम। क्योंकि जो चीन है उसमें बहुत ज्यादा रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और वो क्या करते थे? वो कच्चा रेशम को बेचते थे, है ना, यूरोप वगैरह में। अब देखिए, जिन्हें गुजरकर कहाँ थे? यहाँ लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। इनसे जुड़कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंच जाते थे जहां आज तिब्बत, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा माल, दरियां आदि लेकर चलते थे। देखो बिछाने की जो होती है ना उसको हम दरी बोलते हैं। और इस रास्ते, जो मैंने अभी आपको बताया सिल्क रूट, उस रास्ते क्या क्या लेके जाते थे? ये काफिले चलते थे, यानी कि समूह में चलते थे लोग, है ना। 10, 12, 20, 25 ऐसे लोग समूह में चलते थे, और मसाले, कच्चा रेशम और दरियां, बुनी हुई दरियां लेके चलते थे, मतलब बेचने के लिए। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देखो तिब्बत के एक धर्म गुरु हैं जो बौद्ध धर्म के हैं, वो है दलाई लामा। वो कहाँ रह रहे हैं? हमारी लद्दाख में रह रहे हैं। जब चीन ने तिब्बत को पर अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने बोला कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करो, ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं चलेगा यहाँ पर।
तो दलाई लामा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने क्या किया, वो भारत आ गए और भारत में कहाँ रह रहे हैं वो अपने अनुयायियों के साथ, यानी कि उनके साथ काफी लोग आए हैं। वो पूरा की पूरा एक गांव है जो दलाई लामा के साथ आया है और वो कहाँ रह रहे हैं, सारे के सारे लद्दाख में रह रहे हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि जो लद्दाख का भूगोलिक प्रकृति है, यानी कि पहाड़ है जैसा एटमॉस्फेयर, और वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उसी तरह से कहा है तिब्बत में है, तो इसीलिए जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। देखो पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं था। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मणों का गढ़ था। क्यों था ब्राह्मणों का गढ़? क्योंकि यहाँ पहले से ही हमारी जो देवी देवताओं का वास है वो किस में है, पहाड़ों में है ना, पहाड़ों में रहते हैं हमारी देवी देवता। तो पूजा पाठ में ज्यादा कौन थे हमारे हिंदुओं में? ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ही रहते थे ज्यादातर जम्मू कश्मीर में। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो जो राजा थे वो भी ब्राह्मण ही थे। बाद में ये इस्लाम इस्लाम के लोग आए, इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी भी आए कुछ, तो उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन करा के ज्यादातर लोगों को मुस्लिम बना दिया। इसलिए आज आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है कि ये मुस्लिम इलाका है, वो मुस्लिमी इलाका नहीं था। पहले पहले वो हिंदू थे, वहां पे शुद्ध वो रहते थे ब्राह्मण, और जबकि इनका धर्म परिवर्तन करवा करवा के इनको क्या कर लिया गया है, मुस्लिम बना दिया गया है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। देखो तिब्बत का ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बहुत आता है एग्जाम में कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, या कौन सा ग्रंथ बहुत ज्यादा तिब्बत में प्रचलित है, तो आपको बताना है केसर सागा। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखो नाटक खेलने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है ना, रामायण का एक नाटक की तरह उसके दृश्य को दिखाया जाता है ताकि बच्चे सीख सकें, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसी तरह से वहां पर केसर सागा होता है, और जहाँ पर सम्मिलित रूप से मुस्लिम भी और बौद्ध धर्म के लोग भी इस चीज को करते हैं। अब देखिए पहले लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में पहले हिंदू धर्म था और हिंदुओं में भी ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण से कन्वर्जन होके कुछ बौद्ध बन गए और कुछ वहां पर कौन बन गए, कुछ वहां पर मुस्लिम बन गए। अभी हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा कि लद्दाख कैसा है ना, आपने देख लिया ना कि रेगिस्तान है, वहां पर बर्फ पड़ती रहती है पूरी साल। लोग पानी के लिए भी परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा बर्फ जमती है। वहां पर क्या होता है, पश्मीना वो मिलती है, ऊन मिलती है। देखो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो पश्मीना जिन भेड़ों से या जिन बकरियों से पश्मीना ऊन मिलती है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप बताना कि ये लद्दाख में पाई जाती है। अब आपने लद्दाख का देख लिया, लद्दाख और केरल एक ही देश के दो राज्य हैं। अब देखिए कितना अंतर है, लद्दाख का आपने पढ़ा है, लद्दाख की प्रकृति कैसी है। अब आपको मैं केरल के बारे में बताऊंगी। जो केरल जो है वो कहाँ है, भारत के बिल्कुल दक्षिणतम छोर पर है, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर है। देखो अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ठीक है, तो केरल का है, केरल आपका इधर की तरफ है, ठीक है, सबसे नीचे क्या है आपका, केरल ही है ना। अगर हम बिल्कुल नीचे की तरफ बात करें तो ये क्या है, केरल है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है, यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा है। देखो इधर समुद्र है, कौन सा समुद्र है इधर, इधर है आपका अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर वाला कोना है ये कैसा है, समुद्र से घिरा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। देखो पूरे विश्व में फेमस है केरल, किसके लिए, मसालों के लिए। यहाँ के जो मसाले होते हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। और यहाँ की जो काली मिर्च है, जब यूरोप वाले हमारे यहाँ आए थे, हम पर शासन कर रहे थे अंग्रेज, तो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में वो काली मिर्च लेके जाते थे, और वहां पर काली मिर्च को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहा है। सबसे पहले अरब एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है। अब देखिए जो ईसाई धर्म है वो कहाँ से प्रवेश हुआ है हमारे देश में, वो हुआ है केरल से। अभी अभी हम लद्दाख के बारे में पढ़ रहे थे, लद्दाख में कौन सा धर्म चल रहा है ज्यादा मात्रा में, बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म। जबकि केरल में कौन सा है, केरल में है ईसाई धर्म। अब देखो दोनों ही एक ही
देश के दो राज्य हैं, लेकिन कितना डिफरेंस है दोनों में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन वर्णन देते हुए कहा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। देखो, इब्न बतूता बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस कंट्री से आया था, और सबसे पहले वो किधर की तरफ आया था, कहाँ से वो प्रवेश हुआ था भारत में। तो ये सारी चीजें याद रखने की और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको हाईलाइट करके बता ही रही हूँ, ठीक है, तो भूलना नहीं है इन चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, और वास्को डी गामा कहाँ का था? वो था पुर्तगाल का। ठीक है, ये भी चीज याद रखने की है कि वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और वो यूरोप से भारत, उसने क्या किया था? यूरोप से भारत का समुद्र का रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाई हैं, हिंदू हैं और बौद्ध हैं। लगभग लगभग सभी धर्म उसमें पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पर ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म पाया जाता है। लेकिन लद्दाख में बिल्कुल अपोजिट है ना। अब देखो, लद्दाख पूरी साल बर्फ से ढका रहता है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर। और जबकि जो केरल है वो समुद्र के किनारे है, तो इसलिए उसका जो मौसम है वो क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है वहां पर। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते जुलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। अब देखो, क्योंकि उन्हें चीनी वाला कहते हैं, इससे ये संदेश पहुंच रहा है कि जो चीनी यात्री है वो पहले कभी आए होंगे और वो अपने जाल छोड़ गए होंगे, या यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने के जाल बताए होंगे। तो इसलिए जो चीनी जाल है, चीन में जो मछली पकड़ने के जाल हैं और जो केरल में मछली पकड़ने के जाल हैं, वो सेम सेम से हैं, उनका नाम भी चीनी वाला है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टा कहते हैं। ठीक है, अब आपको दो शब्द मिले जिसमें चीन का जिक्र है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले चीनी व्यापारी भी आए थे, है ना। इसलिए तो यहाँ पर चीन का जिक्र किया गया है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल अलग है। केरल बिल्कुल नीचे की तरफ है, बिल्कुल दक्षिण छोर पर है केरल। और वहीं अगर आप देखें लद्दाख, लद्दाख बिल्कुल उत्तर में है भारत के। और भौगोलिक सीमा कितनी अलग है कि वहां पर जो केरल है वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जबकि आपका लद्दाख में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, ठंडा रहता है। वहीं हम यह भी देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। अब आपने जाना कि किस तरह एक ही देश के दो राज्य हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ एक जैसी चीजें हैं। जैसे वो वहां पे भी भारतीय रह रहे हैं, लद्दाख में भी और केरल में भी भारतीय रह रहे हैं, और दोनों ही जो राज्य हैं वो भारत के हैं। तो इसलिए जो हमारा भारत है वो विविधताओं वाला देश है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे विविधता में एकता। ठीक है, आइए हम इसको बोर्ड पे देख लेते हैं अच्छे से। विविधता में एकता, विविधता में एकता कि भारत में इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी भिन्नता है, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, रहन सहन की दृष्टि से, स्टेट की दृष्टि से, उसके बाद भी भारत कैसा है? भारत में एकता है। ठीक है, भारत कैसा है? एक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे असम में असमिया बोली जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में हिंदी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना। और वहीं अगर हम केरल की बात करें तो वहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे इधर की तरफ तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो एक ही देश है, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जा रही है।
उसके बाद भी क्या है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि सभी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे देश की खूबसूरती है कि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है, राज्य सारे अलग अलग हैं, लोगों का बोलने चालने का, उठने बैठने का सारा तरीका अलग अलग है। उसके बाद भी सभी जो भारत के नागरिक हैं वो क्या है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक साथ मिलजुल कर बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो ये क्या है, विविधता में एकता है, यानी कि सब लोग अलग अलग हैं हर दृष्टि से, चाहे भौगोलिक दृष्टि से है भारत या फिर स्टेट की दृष्टि से देख लीजिए, सब लोग क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने के बाद भी कैसा है, एक है। भारतीय कैसे है, एक है। एक का मतलब है सारे जो भारतीय हैं वो मिलजुल के साथ में रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि जो 1957 में जो विद्रोह चल रहा था, उससे पहले की अगर हम कहानी देखें कि 1857 के बाद कहानी और 1957, इन 100 सालों के बीच में जो लड़ाई हुई, 1857 और 1957 के बीच में जो लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में क्या हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इकट्ठे मिलकर लड़े थे। वहीं एक जलियांवाले बाग का उदाहरण दिया गया है आपकी बुक में कि जलियांवाले बाग में जो लोग मरे, उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है, हर धर्म के लोग उसमें मरे थे और उन्होंने कुर्बानी दी थी देश के लिए। और वहीं पे एक गीत है जो आपकी आंखों को नम कर देगा, बहुत अच्छा गीत है कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ये आपको आगे बुकों में पढ़ने को मिलेगा, 8th क्लास की हिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल में मिलेगा ये सारी चीजें। तो एक गीत है, बहुत अच्छा है, मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि दिन दिन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में हमारी हम पर आंसू बहा के जाना, से याद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलियांवाले बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र। ठीक है, कब्र में किसको दफनाया जाता है, जो मुस्लिम धर्म होते हैं उसमें कब्र में दफनाया जाता है। दिया जला के जाना, खून के दिन हमारे, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, होली बहते हैं एक रंग में, दामन भिगो के जाना, दामन भिगो के जाना। तो देखिए, गाना पढ़ने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मतलब कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा जिसने ये गाना लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जलियांवाले बाग में मारे गए और दोनों ही जैसे होली में रंग उड़ता है उसी तरह से उनका खून बह रहा था। ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं बन पा रहे हैं उस दृश्य को बताने के लिए। बहुत भावुक वाला दृश्य है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मर गए और वो बता रहे हैं कि हमारी कब्र जो है वो सूनी पड़ी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर दिया जला के जाना कि जो हम हैं यही है, मतलब हिंदू भी यही है, मुस्लिम भी यही है। जलियांवाले बाग में बहुत सारे, वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में बहुत सारे लोग कूद गए थे ताकि वो अंग्रेजों की गोलियों से बच सकें, और उस कुएं में बहुत सारे लोग मर गए थे। मतलब लगभग लगभग 20,000 का आंकड़ा था वहां पर जो लोग थे, और उसमें से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है विविधता में एकता, कि अलग अलग धर्म से थे वो लोग और अलग अलग उनका रहन सहन, बोलचाल, खाने पीने का तरीका था, लेकिन फिर भी वो किसके लिए लड़े, भारत के लिए लड़े। ठीक है, किसके लिए लड़े, पूरे भारत को आजाद कराने के लिए लड़े, है ना। वहीं पर एक जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में, उनकी किताब है भारत की खोज में लिखा है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे किसी ने बोला नहीं है कि तुम एक होके रहो, तुम अलग अलग स्टेट के हो उसके बाद भी तुम एक होके रहो, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। बल्कि यह बहुत ही गहरी है, इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, इसमें विविधता को पहचानने और प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि विविधता क्या है, जो भारत के लोग हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है, वो खुद चाहते हैं कि हम लोग साथ साथ मिलकर रहेंगे। जैसे मैंने हिंदू मुस्लिम का बताया कि जलियांवाले हत्याकांड में दोनों ही धर्म के लोग मरे थे और उन्होंने इस तरह से गीत लिखा था। मैं पूरा नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत इमोशनल कर दे रहा है गीत। वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब हमारा राष्ट्रगान बनाया है, तो उन्होंने सभी उस समय जितने राज्य थे उन्होंने सभी राज्यों को उसमें इंक्लूड कराया है जनगण मन में। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, उत्कल क्या है, उड़ीसा, उत्कल बंग यानी कि बांग्लादेश,
उत्कल बंग, उछल झल जलध तरंग। तो उस समय कुल मिला के 14 कुछ राज्य थे, 14 के समथिंग राज्य थे। तो उन्होंने हर राज्य का इसमें राष्ट्रगान में वर्णन किया है कि सभी जो इतने सारे राज्य हैं वो अलग अलग होने के बाद भी क्या है, हमारा देश भारत एक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विविधता क्या है, भारत में विविधता कैसे है, और ये विविधता हमारे जो जीवन है उसको किस तरह समृद्ध बना रही है। और भारत में विविधता होने के बावजूद भी भारत में विविधता में एकता कैसे है। तो आपने जान लिया ना कि कैसे है एकता और विविधता में एकता। आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक तो करके ही जाना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, देखो रात में 12 या 1 बज रहा होगा जब मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दिन में बच्चों का शो होता है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।